बड़ी भाभी, ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा नैना। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो, और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि नैना की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। पर छोटी माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊं? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि ममता बहुत अमीर खानदान की लड़की थी, और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। ममता देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी ममता का बेटा भानु बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ मेघा से टकरा जाता है। मेघा के हाथ से एक कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर ममता शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट नैना के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो ममता बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले नैना को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। ममता बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर ना जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ, चिंता मत करो, नैना की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, ये देखो, मैंने नैना और पीयूष की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी। सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी मेघा को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में रसोई में गया। मेघा, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस नैना की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी डीलर से बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है? मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं ये ताने नहीं सुन सकती। पहले ही अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब ये बुराई नहीं लेना चाहती। और मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मेरे अपने ही तो है। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। आपने ये अलग होने की बात आज कह दी, पर आगे कभी मत कहना। मेघा की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। मेघा की सास की आंखों में पछतावे थे। वो कुछ बोलने वाली थी कि अचानक नैना के चिल्लाने की आवाज आई। नैना सीढ़ियों से गिर गई। सब दौड़ते हुए नैना के पास गए। नैना की कमर में चोट आई थी। मम्मी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी। राजेश, अनिल, जल्दी से नैना को डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा घबरा मत, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब लोग नैना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। नैना की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया था, जिस कारण उसे उठने में बहुत परेशानी हो रही थी। शादी सिर पर थी और डॉक्टर ने नैना को कम से कम 20 दिन का रेस्ट बोल दिया था। देखिए, नैना को आराम की बहुत जरूरत है। अभी इन्हें कम से कम 15 से 20 दिन बेड से बिल्कुल नहीं उठना। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है, मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी? मम्मी जी, मुझे तो लगता है नैना की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने 20 दिन बोला है ना, शादी को तो 1 महीना बाकी है। देखना, 1 महीने से पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं नैना की देखभाल करूंगी।
मेघा की बातें तो पहले ही उसकी सास घर पर सुन चुकी थी, पर अचानक इस हादसे के बाद नैना के प्रति मेघा के प्यार को देखकर उसकी सास मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। मेघा अपने प्यार और पूरे सेवा भाव से नैना की बहुत देखभाल करती है और शादी से 12 दिन पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच ममता ने नैना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेघा की सास को समझ आ चुका था कि मेघा बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। मेघा बहू, मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। नैना, तुम्हें पता है मेघा हम सबसे कितना प्यार करती है। मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं शादी से थोड़े दिन पहले इसी वजह से ठीक हुई क्योंकि मेघा भाभी ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगाया था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू मेघा भाभी। सॉरी मम्मी जी, पर आप चिंता मत करो, मैं मेघा के साथ मिलकर नैना की शादी की सारी तैयारियां करूंगी। क्यों मेघा, हम कर लेंगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल करेंगे। सब मिलकर नैना की शादी की ढेर सारी तैयारियां करते हैं। धूमधाम से नैना की शादी होती है। मेघा की सास बारात के स्वागत के लिए मेघा को ममता के साथ खड़ा करती है और बारातियों को मेघा का परिचय देती है कि मेघा उनकी छोटी बहू है। अनिल खुश था कि आज उसकी वाइफ मेघा को सम्मान दिया गया था। नैना को धूमधाम से विदा किया जाता है। उस दिन से मेघा को अपने परिवार में खूब सम्मान और प्यार मिलने लगता है। क्या री, जब देखो तब मछली चावल कम खाया कर। जरूरी नहीं कि ससुराल मांसाहारी हो, कहीं शाकाहारी लोगों से पाला पड़ गया तो तुम्हारे हाथ से पानी भी ना पिएंगे। फिर तो और भी मजा आएगा ना माँ। जब वो लोग मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे तो मेरे हाथ से बना खाना कैसे खाएंगे? फिर तो मेरी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी, खाना तो बनाना ही नहीं पड़ेगा। काम चोर कहीं की। चल उठ और ये बर्तन साफ कर, मुझे जरा बाजार जाना है। आरोही को मौका मिला कि माँ तो बाहर गई, अब वह और फिश करी खा सकती है। उसने जल्दी से कटोरी में फिश करी डाली और झटपट खा गई और बोली, हाँ, मजा आ गया। भगवान जी, मुझे ऐसी ससुराल देना जहां मैं पेट भर फिश करी खा सकूं। कुछ दिनों बाद आरोही के लिए वैभव का रिश्ता आया। बहुत अच्छा परिवार था। आरोही के माता पिता इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वैभव अपने परिवार के साथ आरोही को देखने आया और वो लोग रिश्ता पक्का कर गए। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। लक्ष्मी ने उसे अच्छे से समझा बुझाकर विदा किया और कहा, सुन बेटा, जब तक तुझे ये पता नहीं चल जाता कि वो लोग मांस मछली खाते हैं या नहीं, तब तक अपनी मछली खाने का जिक्र मत करना। माँ, फिर उन्हें बताकर शादी करनी चाहिए थी ना। अगर वो लोग मछली नहीं खाएंगे तो क्या मैं भी नहीं खाऊंगी? इतना अच्छा घर और लड़का किस्मत वालों को मिलता है, समझी? मछली ना खाएगी तो मर नहीं जाएगी। आरोही जब वैभव के घर में आई तो ये बात अच्छे से गांठ बांध ली कि अपनी मछली खाने वाली बात किसी को भी नहीं बतानी। अगले दिन निर्मला ने पूछा, बहू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? जो तुम्हें पसंद हो वो बता दो, मैं बना दूंगी। मुझे फिश करी। क्या? फिश करी? अरे नहीं मम्मी जी, मुझे फिश करी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके अलावा आप कुछ भी बना लीजिए। अरे वाह, मेरी बहू तो बिल्कुल मेरी तरह शाकाहारी है। चलो ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। आरोही ने अपने सिर से मारते हुए कहा, आय हाय, ये मैं क्या कहने जा रही थी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मम्मी जी सच में वेजिटेरियन है। अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरा चूल्हा चौका पहले दिन ही अलग कर देती। हे भगवान, मेरी जीभ पर काबू रखना। 10 दिन गुजर गए। अब तो आरोही को फिश करी की बड़ी जोर से तलब लगी थी, लेकिन खाए कैसे? वैभव, क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते? अरे धीरे बोलो आरोही, माँ ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। मुझे पसंद है, लेकिन मैं बाहर खाकर आ जाता हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो मुझे भी फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन मेरी माँ ने कहा था ये बात किसी को ना बताऊं। अब मुझसे रुका नहीं जाता। क्या तुम मेरे लिए चुपके से ला सकते हो? नहीं आरोही, अगर माँ को गलती से भी पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं बाहर खिला लाऊंगा।
या तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, वहीं बनाकर खा आना। नहीं, आखिर वहां जाना भी रोज रोज अच्छा नहीं लगता। एक दिन निर्मला बाजार गई थी। आरोही ने सोचा, अरे, मम्मी जी को तो आने में एक आध घंटा लगेगा। क्यों ना मैं जल्दी से मछली ले आऊं और बनाकर खा लूं। आ भी जाएंगी तो छिपा दूंगी, क्या पता चलेगा। वैसे भी यहाँ सामने ही तो मिलती है। आरोही झट से गई और मछली खरीद लाई और फटाफट बनाकर खाने लगी। वह खा ही रही थी कि निर्मला ने दरवाजा खटखटाया। हे भगवान, मम्मी जी आ गई। ओहो, अब ये कांटे कहाँ छिपाऊं? सोफे के नीचे रख देती हूँ, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। आरोही ने दरवाजा खोला तो सारे सबूत गायब थे। बहू, ये घर में बदबू कैसी आ रही है? मम्मी जी, घर में ना एक गंदा सा कुत्ता घुसाया था। बड़ी मुश्किल से निकाल कर दरवाजा बंद किया था। बस उसी की बदबू आ रही है। अच्छा, लग तो कुछ अजीब रहा है। लगता है यहाँ धुलाई करनी पड़ेगी। अच्छा, कहाँ तक आया था कुत्ता? मम्मी जी, यहाँ सोफे के पास तक। निर्मला ने वहां बाल्टी भरकर पानी डाला तो मछली के कांटे निकलकर बाहर आ गए। ये क्या, हड्डियां और मेरे घर में! राम राम राम, सारा घर अपवित्र कर दिया। बहू, ये हड्डियां कहाँ से आईं? अरे हाँ, ये जरूर कुत्ता लेकर आया होगा मम्मी जी। आप हटिए, मैं साफ कर देती हूँ। आगे से ध्यान रखना बहू, दरवाजा खुला ना रह जाए। आज तो आरोही बच गई, ये सोचकर वह बहुत खुश हुई। अब तो निर्मला जब भी बाहर जाती, आरोही अपने लिए फिश करी बना लेती। जिस दिन मैं 1-2 घंटे के लिए घर से जाती हूँ, उसी दिन घर में बदबू क्यों आती है? पता करना ही पड़ेगा, आखिर ऐसा कौन सा कुत्ता है जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। एक दिन वह आरोही से बाजार जाने के लिए कहकर बाहर ही डंडा लेकर छिपकर बैठ गई। जब उसने देखा कि आरोही बाहर आई और मछली खरीद कर ले गई, अब निर्मला को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बहुत देर बाहर रुकी और जब तक अंदर गई, सब खत्म हो चुका था। निर्मला ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन, मम्मी जी, कल मेरा जन्मदिन है और कल मैं अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुला लूं? ठीक है, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त मम्मी जी? खाना मैं बनाऊंगी, दावत मेरी तरफ से होगी। लेकिन आप ऐसा क्या बनाएंगी मम्मी जी? फिश करी। आरोही खुशी से चहक उठी, लेकिन अपनी खुशी छिपाती हुई बोली, ये क्या कह रही हैं मम्मी जी? आप फिश करी? हाँ, फिश करी, आगे कोई सवाल नहीं। निर्मला ने एक बार अपनी सहेली को देखा था कि किस तरह उसने बनाना वेज फिश करी बनाकर अपनी बहू को खिलाया। उसके बाद उसकी बहू नॉनवेज खाना ही भूल गई। निर्मला ने आज आरोही को रसोई में आने से सख्त मना कर दिया था। वह मंडी से कच्चे केले लेकर आई, उन्हें मछली के आकार में काटा और तल कर मसाले वाली ग्रेवी में डाल दिया। बनाना वेज फिश करी बिल्कुल तैयार थी। निर्मला ने चखकर देखा तो वह खुश हुई, क्योंकि उसने कभी मछली तो नहीं खाई थी, लेकिन ये वेज फिश उस फिश से काफी स्वादिष्ट बनी होगी। बहू, मैंने फिश करी और चावल बना दिए हैं, तुम अपने मेहमानों को सर्व करो और आज मैं भी सबके साथ बैठकर फिश करी खाऊंगी। वैभव ने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ फिश करी घर में अपने हाथों से बनाएंगी और खाएंगी भी। आरोही ने सबको खाना परोसा। आंटी जी, अमेजिंग! इतनी बेहतरीन फिश करी तो मैंने आज तक नहीं खाई। आरोही ने भी खाकर देखा तो वह तपाक से बोली, मम्मी जी, ये कौन सी किस्म की मछली है? इसमें तो एक भी कांटा नहीं। जो मैं खाती हूँ ना, उसमें तो बहुत कांटे निकलते हैं। आरोही ने तुरंत दांत तले उंगली दबाई और सोचा, अरे हाय, मैं क्या बोल गई? अरे सॉरी मम्मी जी, मतलब मैं सुनती हूँ कि मछली में कांटे निकलते हैं। बहू, मुझे पागल मत समझो। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये उस कुत्ते की करी है जो घर में घुसकर बदबू फैला देता है। ये फिश नहीं
बल्कि बनाना वेज करी है। मैं जानती हूं कि तुम मछली खाती हो, लेकिन तुमने मुझसे छिपाया। मैंने तुम्हें मछली खरीदते देख लिया था। दुख तो जब हुआ जब तुमने कहा कि घर में कुत्ता घुस आया है। अगर तू मुझसे सच बोलती तो मैं क्या तुम्हें मना करती? मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मुझे फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन डर के मारे मैं सच नहीं बोल पाई क्योंकि आप वेजिटेरियन हो। लेकिन आपकी वेज बनाना फिश करी ने मुझसे सच उगलवा लिया, और इसके सामने तो मैं नॉन वेज फिश करी का स्वाद भी भूल गई। अब मैं केवल वेज बनाना फिश करी ही खाऊंगी। हाँ। तो अब घर में कभी गंदा कुत्ता तो नहीं आएगा? ये सुनकर आरोही हंस पड़ी